हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरतम की क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पेपर आया था, जो कि आपका 2021 में एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, पर आप पेपर कोड भी देख सकते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए में आपके वेरियस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 3 अंक का होता है। यहाँ पर आपको 75 वर्ड्स में इनका उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एसे एंड इम्पर्सनल एसे। यानी आपको यहाँ पर फॉर्मल एसे और इम्पर्सनल एसे में अंतर लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर द फॉर्मल एसे इज विद द कन्फर्मिटी टू एक्सेप्टेड रूल्स और कस्टम्स एंड फॉलो द एस्टेब्लिश्ड रूल एंड रेयर रेगुलर इन डिजाइन। फॉर्मल एसे नॉट ओनली एक्सपोजेस द राइटर of the essay but side by side it gives a solid base to the subject matter of the essay। यानी इसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि फॉर्मल निबंध में नियमबद्धता व परिपाटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसका खाका स्थापित मानदंडों के अनुसार ही होता है। इस प्रकार का निबंध न केवल लेखक के व्यक्तित्व को ही उजागर करता है, बल्कि विषय सामग्री को भी ठोस आधार प्रदान करता है। इसके बाद इम्पर्सनल एसे की बात करें तो ऑन दी अदर हैंड, यानी इसके विपरीत, इम्पर्सनल एसे इज नॉट एज स्ट्रिक्ट एज ए फॉर्मल एसे। इट कैन स्टिल बी इंफॉर्मेटिव और रिफ्लेक्ट ए सर्टेन पर्सपेक्टिव इफेक्टिवली। इट इज जस्ट मोर लूजली रिटन। यानी इम्पर्सनल निबंध में फॉर्मल निबंध की तरह नियमों की कठोरता से आबद्ध नहीं हो जाता है। इसके द्वारा जानकारी की प्राप्ति होती है या किसी परिकल्पना को यह प्रतिबिंबित करता है। यह किसी बंधन में न बंधकर शिथिलतापूर्वक लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं फॉर्मल एसे में और इम्पर्सनल एसे में। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द टर्म एनालॉजी। यानी एनालॉजी को परिभाषित कीजिए। एनालॉजी को हिंदी में कहा जाता है सादृश्य। इसका आंसर हो जाएगा एन एनालॉजी इज ए लिटरेरी टेक्निक इन विच टू अनरिलेटेड सब्जेक्ट आर कंपेयर्ड फॉर देयर शेयर्ड क्वालिटीज़। यानी एनालॉजी या सादृश्य एक साहित्यिक तकनीक है जिसमें दो भिन्न पदार्थों की तुलना की जाती है उस तत्व के साथ जो दोनों में समान रूप से उपस्थित हो। अनलाइक ए सिमिलर और ए मेटाफोर एन एनालॉजी इज ए बिट मोर कॉम्प्लेक्स। यानी उपमा या रूपक के विपरीत सादृश्य की प्रकृति कुछ अधिक जटिल होती है। द पर्पज ऑफ एनालॉजी इज टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन एज वेल विद एडिशनल इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट। यानी सादृश्य का उद्देश्य उसकी व्याख्या में निहित होता है और अतिरिक्त जानकारी के साथ संदर्भ को भी बताता है। Analogy is an effective device in terms of providing a new or deeper meaning about concepts through artistic use of language। यानी सादृश्य अधिक प्रभावोत्पादक होता है क्योंकि यह भाषाई चमत्कार द्वारा भावों को नवीन व अधिक गहन अर्थ प्रदान करता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट अकॉर्डिंग टू बेकन और द यूजेस ऑफ स्टडीज। यानी बेकन के अनुसार अध्ययन के क्या लाभ हैं। इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बेकन स्टडी हैज़ मेनली 3 एडवांटेज। यानी बेकन के अनुसार अध्ययन के मुख्य रूप से 3 लाभ हैं। इट गिव्स प्लीजर, इट हैज़ एन ऑर्नामेंटल वैल्यू एंड इट इंक्रीजेज वंस एबिलिटी। यानी अध्ययन आनंद देता है, यह अलंकरण करता है और साथ ही यह व्यक्ति की योग्यता बढ़ाता है। तो यह 3 लाभ हो जाते हैं जो मेन लाभ है अध्ययन के। स्टडी गिव्स डिलाइट एंड रिक्रिएट्स ए मैन व्हेन ही इज लोनली। इट मेक्स वंस कन्वर्जेशन चार्मिंग। ए मैन कैन यूज कोटेशन फ्रॉम बुक्स टू डेकोरेट हिज कन्वर्जेशन चार्मिंग एंड इंटरेस्टिंग।
यानी जब व्यक्ति अकेला होता है तो अध्ययन उसे आनंद देता है। अध्ययन बातचीत को सौम्य बनाता है। व्यक्ति अपनी बातचीत में पुस्तकों से उदाहरण देकर उसे सुंदर बना सकता है। स्टडी ऑफ बुक्स ऑल्सो इंक्रीज ए मैन प्रैक्टिकल एबिलिटी, यानी पुस्तकों का अध्ययन व्यक्ति की व्यावहारिकता की योग्यता को बढ़ाता है। ही बिकम्स मोर इफिशियंट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द डे टू डे अफेयर्स ऑफ लाइफ, यानी व्यक्ति जीवन के दिन प्रतिदिन के कार्यों को संपन्न करने में अधिक कुशल हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, यानी कंटेंट राइटिंग क्या है। इसका आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग वेब कंटेंट टाइपिकली फॉर डिजिटल मार्केटिंग पर्पज। इट कैन इंक्लूड ब्लॉग पोस्ट्स एंड आर्टिकल्स, scripts for videos and podcasts, as well as content for specific platforms such as tweet storms on Twitter or text post on Reddit। इसे हम हिंदी में इस प्रकार से कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए कंटेंट राइटिंग योजना बनाने, लेखन व संपादन की एक प्रक्रिया है जो वेब कंटेंट के लिए की जाती है। इसमें ब्लॉग पोस्ट्स और लेख, वीडियो के लिए स्क्रिप्ट और पॉडकास्ट के साथ ही विशिष्ट मंचों तथा ट्विटर पर ट्वीट स्टॉर्म्स या रेडिट पर टेक्स्ट पोस्ट शामिल है। कंटेंट राइटिंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ द ऑथर्स पर्सनल वॉइस बट इट इज अबाउट कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। टू सक्सीड as an high quality content writer it requires a somewhat different skill set। इसे हिंदी में कह सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग के अंतर्गत लेखक के स्वयं के विचार की प्रतिध्वनि नहीं होती है, अपितु इसका उद्देश्य किसी विशेष पहलू की जानकारी कराना होता है। कंटेंट राइटर के रूप में महारत हासिल करने के लिए इसमें कुछ विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आइए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लीफ, यानी शीर्षक द लास्ट लीफ की क्या सार्थकता है। इसका आंसर हो जाएगा पर द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द थीम दैट लाइफ इज प्रीशियस, so faith and hope should never be lost। The word last reflects the main idea of the story, which is the last breath of John C. It conveys the message of courage, hope and optimism. The last leaf saves John C's life, hence the title suits the story। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, कहानी इस विषय पर आधारित है कि जीवन अनमोल है और इसलिए विश्वास व आशा को कभी नहीं खोना चाहिए। शब्द अंतिम कहानी के मुख्य विचार को दर्शाता है जो जॉन सी की अंतिम सांस है। यह कहानी साहस, विश्वास और आशा का संचार करती है। आखिरी पत्ती जॉन सी का जीवन बचाती है, इसलिए शीर्षक कहानी के अनुरूप है। इस प्रकार से आप किसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन भी आ जाता है जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं और यह आपका 7.5 अंक का होता है। यहाँ पर आपको 200 वर्ड में इसका उत्तर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, यू आर दी रेजिडेंट ऑफ कैलाश नगर, रांची, बिहार। योर कॉलोनी हैज़ मिजरेबल स्टेट ऑफ ड्रेनेज। राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर रांची टू टेक अर्जेंट एक्शन टू इम्प्रूव द सिचुएशन बिफोर द मानसून। यानी आप कैलाश नगर, रांची, झारखंड के निवासी हैं। आपकी कॉलोनी जल निकासी की समस्या से ग्रसित है। रांची के नगर निगम आयुक्त को एक पत्र लिखना है आपको कि बरसात शुरू होने से पूर्व वे इस स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार से एक लेटर लिखना है जिसमें आपको दिए गए फॉर्मेट को सेम ऐसा ही लिख देना है। इसमें आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आपको सेम इस प्रकार से ही लिखना है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ सेफर इन द जंगल देन इन द टाउन सेज सुंदर सिंह। जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी द टनल।
यानी शहर की अपेक्षा जंगल अधिक सुरक्षित स्थल है। यह सुंदर सिंह का कथन है। कहानी द टनल के परिप्रेक्ष्य में इस कथन का औचित्य बताइए। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। आपको सेम इस प्रकार से इसको याद कर लेना है और आपको यदि एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार से ही लिखना है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको इनको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर भी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। दीज लाइन्स फाइंड प्लेस इन द आर्टिकल ऑफ स्टडीज रिटन बाय सर फ्रांसिस बेकन, यानी सर फ्रांसिस बेकन के लेख ऑफ स्टडीज में इन पंक्तियों का उल्लेख किया गया है। इन पंक्तियों में लेखक अध्ययन से होने वाले लाभों पर प्रकाश डालता है। इसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल कमेंट्स भी इस प्रकार से ही लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर यह अथवा में एक और पैराग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं। इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है। दीज लाइन्स फाइंड प्लेस इन ड्रीम चिल्ड्रन रिटन बाय द चार्ल्स लैम्ब, यानी चार्ल्स लैम्ब द्वारा लिखी गई ड्रीम चिल्ड्रन की कहानी में इन पंक्तियों का आविर्भाव हुआ है। लैम्ब के निबंध जीवन को प्रतिध्वनि करते हैं। ड्रीम चिल्ड्रन में निजी जीवन की झलकी को सपने के माध्यम से उजागर किया गया है। और ठीक है, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर आंसर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन आपको इस प्रकार से लिखना है और क्रिटिकल कमेंट भी आपको इसी प्रकार से लिख देना है। इसके बाद सेक्शन सी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें आपको 5 में से केवल 3 ही प्रश्न करने होते हैं। तो मैं आपको केवल इन्हें पढ़कर दिखा देता हूँ। इनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 9th क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राइट ए नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। 10 क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। 11 है, प्रायोरिटीज चेंज व्हेन द चाइल्ड लॉसेस हिज पेरेंट। डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड इन रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट। 12 क्वेश्चन है, व्हाट डज स्वामी विवेकानंद सेज अबाउट इंडियन थॉट रिगार्डिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 13 क्वेश्चन है, डिस्कस द प्लॉट ऑफ द स्टोरी द लामेंट, या अथवा में इस प्रकार से दिया गया है, डिस्कस जोसेफ एडिसन एज एन एसेइस्ट। तो यह आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर था। प्रीवियस ईयर से आपके क्वेश्चन जरूर रिपीट होकर आते हैं। आपको इस क्वेश्चन पेपर को भली बात ही पढ़कर जाना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।